हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीपीआर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम उस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हार्ट लंग पंप मैकेनिज्म ड्यूरिंग सीपीआर प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन। जब हम सीपीआर देते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा हार्ट लंग जो पंप करता है उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या रहेगा। ठीक है, लंग रिकॉइल, चेस्ट वॉल कंप्रेशन, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन। हमारा मेन क्या रहता है, डिपेंड किस पे करता है, चेस्ट वॉल कंप्रेशन पे। हम चेस्ट वॉल कंप्रेस करते हैं किस टाइम पे, ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे। ठीक है, ड्यूरिंग सीपीआर स्टर्नम स्पाइन कंप्रेशन क्रिएट्स फॉरवर्ड ब्लड फ्लो। ठीक है, या ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं ब्लड फ्लो को। ठीक है, और अगर यहाँ पे हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सीमिया की अगर बात होती तो क्या होता, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इस टर्म का हाइपोक्सीमिया जो टर्म होती है उसका क्या मतलब रहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोस्ट एफिशिएंट कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन अनकॉन्शियस पेशेंट इज ड्यू टू। क्या पूछ रहे हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर मोस्ट एफिशिएंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज क्या रहेगा। क्या रहता है, टंग फॉलिंग बैक। जब अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है तो उसके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट एफिशिएंट कॉज क्या रहता है, टंग फॉलिंग बैक। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ये जो मैनवर होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये हमें कब नहीं करना होता है, किस पेशेंट में नहीं करना होता है, सीजर्स वाले पेशेंट में, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन जिसको है उस वाले पेशेंट में, सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी और कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। जिस पेशेंट के अंदर हमें लगेगा कि उस पेशेंट को स्पाइन की कोई इंजरी हो सकती है तो उस पेशेंट के अंदर हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला जो मैनवर है वो नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम कौन सा मैनवर करेंगे, कौन सा मैनवर यूज़ करेंगे, जो थ्रस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर ये वाला जो मैनवर है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कहाँ पर होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, रेस्क्यू ब्रीदिंग ड्यूरिंग सीपीआर इज़ रिक्वायर्ड व्हेन। हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग सीपीआर के टाइम पर कब ज़रूरत होती है, हमें कब रेस्क्यू ब्रीदिंग पेशेंट को देना होता है। पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट इज़ इनएडिक्वेट, पल्स इज़ मोर देन 60 पर मिनट, पेशेंट इज़ कॉन्शियस, चेस्ट इज़ मूविंग नॉर्मली। क्या राइट आंसर रहेगा हमारा, रेस्पिरेटरी रेट इज़ इनएडिक्वेट। ठीक है, जब पेशेंट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इनएडिक्वेट है, मतलब पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, तब हम उसको क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीथिंग देंगे। और नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना रहता है, 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले नियोनेट्स या न्यूबॉर्न का कितना रहेगा, कितना होता है, 0 से 6 मंथ्स का होता है न्यूबॉर्न। ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी रेट अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में तो क्या रहेगा, 30 to 60 BPM। ठीक है, ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, अगर इन्फेंट्स का पूछ ले, इन्फेंट्स कितना रहता है, 6 to 12 मंथ्स की अगर एज है उसका तो कितना रहेगा, 30 to 50 BPM। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले टोडलर्स का, टोडलर्स कितने में आते हैं, 1 से 3 साल के जो एज होती है उसमें आता है। ठीक है, 24 से 40। हालांकि ये सब इतना पूछेगा नहीं, नॉर्मल पूछ लेगा रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, या फिर इनमें से कोई एक का भी पूछ सकता है। ठीक है,
एडोलसेंट्स का अगर पूछ ले, एडोलसेंट्स का क्या रहता है, 12 से 18 साल का जो रहेगा उसका क्या रहेगा, 12 से 20 ppm। ठीक है, सो ये सब भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज ऑफ रेस्पिरेशन इज़ पैसिव? रेस्पिरेशन की कौन सी पैसिव फेज होती है? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। या तो ये दोनों होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं होती है ना। तो कौन सी रहेगी? एक्सपायरेशन जो हमारा फेज रहता है वो रहता है पैसिव फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस एक्सचेंज मेनली अकर्स इन, जो हमारी लंग्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पर होती है? ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलाइज में, या ट्रैकिया में। सो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? एल्वियोलाइज के अंदर। ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? एयर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारी गैस एक्सचेंज होती है वो कहाँ होती है? एल्वियोलाइज के अंदर। राइट आंसर क्या रहेगा? एल्वियोलाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द हेल्दी अडल्ट इज़। तो मैंने अभी बताया था नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना बताया था? 12 से 20 पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी बनते हैं। ये ऐसा नहीं है इतना आसान क्वेश्चन है तो नहीं पूछेगा। एक बार ये क्वेश्चन शायद डीएसबी में भी पूछा गया था। ठीक है, शायद 2018 में कोई एग्ज़ाम हुआ था डीएसबी का, तो वहाँ पे शायद ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये मत सोचना कि ये तो बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो एग्ज़ाम दे रहा है वो सब बच्चे ही होते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? द बी इन ए बी सी ऑफ सी पी आर इंक्लूड्स। जब हम सी पी आर देते हैं तो उस टाइम पे हम एक पैटर्न यूज़ करते हैं जो होता है ए बी सी। ठीक है, पहले इसको हम किस नाम से जानते हैं? सी ए बी से क्या होता है? सी से क्या होता है? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ए से क्या होता है? एयरवे। बी से क्या होता है? ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे सी का क्या मतलब रहेगा? क्लियरिंग सिक्रेशन, प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ब्रीथ्स, स्टार्ट ऑक्सीजनेशन, ऑल ऑफ द अबव। हमें पूछा है ब्रीथ का। ठीक है, ब्रीथ का क्या रहेगा? क्लियर सिक्रेशंस। जब पेशेंट अगर ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो हम सिक्रेशंस जो रहेंगे उसको भी क्लियर करेंगे और प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग भी देंगे, है ना। प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ब्रीथ्स, रेस्क्यू ब्रीथ्स भी हम प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन भी स्टार्ट करेंगे। सो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ पेशेंट सडनली कोलैप्स एंड बिकम्स अनरिस्पॉन्सिवनेस, द फर्स्ट स्टेप इज़। आपने देखा कोई पेशेंट है, कोई आपके पास में खड़ा है और सडनली वो क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, एंड बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस, और आपने उसको पूछने की कोशिश भी की तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चेक ब्रीदिंग, चेक कैरोटिड पल्स, एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिवनेस, स्टार्ट कंप्रेशन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका जो कैरोटिड जो पल्स होता है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द यूजुअल हार्ट रेट ऑफ हेल्दी अडल्ट इज। तो जो हेल्दी अडल्ट जो होता है उसका नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन इज़ द कोज ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट? रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने का इनमें से कौन सा कोज है? ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ड्रग ओवरडोज, सीजर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो हमारे ब्रेन स्टेम होते हैं, ब्रेन स्टेम जो होते हैं वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं? ब्रीदिंग को। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मेडुला और पोन्स। ठीक है, अगर सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है तो क्या करेगा? सप्रेस करेगा किसको? ब्रेन स्टेम को। ठीक है, सप्रेस करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, ड्रग ओवरडोज मोस्ट कॉमन क्या रहती, कौन सी ड्रग होती है? ओपियोइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, बारबिट्यूरेट्स। ओपियोइड्स में कौन कौन सी आएगी? मॉर्फिन,
मॉर्फिन, फेंटानिल और हेरोइन। ठीक है, ये जो हमारे ओपियोइड्स होते हैं और बेंजोडाइज़ेपिन्स होती है, बार्बिटूरेट्स होते हैं, इनकी अगर ओवरडोज हो जाती है तो ये क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करते हैं, सप्रेस करने का काम करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सीजर क्या है, सीजर के कारण क्या होती है, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और एग्जॉस्ट होने के कारण क्या रहेगा, हमारा जो मसल जो टोन होता है, मसल टोन जो रहेगा वो चला जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो हमारी टंग होती है वो क्या हो जाती है, बैकफॉल हो जाती है ना, जिसके कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। सो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबाव। ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स की बेसिक यूनिट यहाँ से पूछा है। सो बेसिक यूनिट क्या होती है, हमने बताया था एल्वियोलस। ठीक है, हमारी जो बेसिक यूनिट होती रहेगी वो क्या रहेगी, एल्वियोलस, जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, कौन सी गैस एक्सचेंज होती है, O2 टू CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइनोसिस अपीयर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एक्सीड्स। क्या पूछ रहा है, साइनोसिस हमें कब अपीयर होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन एक्सीड्स, हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है अपनी नॉर्मल वैल्यू से। मान लो ये नॉर्मल वैल्यू है उसकी, और वहाँ से अगर HB जो है हमारा वो डिक्रीज होने लग जाएगा, तो कितनी जो हमारी वैल्यू रहेगी, जो कंसंट्रेशन जो रहेगी वो कितना एक्सीड हो जाएगा, तब हमारा जो साइनोसिस जो है वो अपीयर होने लग जाता है। तो साइनोसिस की अगर बात करें तो साइनोसिस का क्या मतलब होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है साइनस का, ब्लूइश डिस्कलरेशन, हमारी जो स्किन है वो नीली पड़ने लग जाती है ना, नीला नीला हो जाता है स्किन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा उसका, 5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा, 5 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट साइन ऑफ इनएडुकेट ब्रीदिंग इज, इनएडुकेट ब्रीदिंग का फर्स्ट साइन क्या रहेगा, साइनोसिस, अगोनल ब्रीदिंग, इरेगुलर चेस्ट राइज, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। सो साइनोसिस के बारे में अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगोनल ब्रीदिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। एगोनल ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, गैस्पिंग ब्रीदिंग। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं इरेगुलर ब्रीद। आपने देखा होगा इमरजेंसी में कई बार जो पेशेंट आते हैं वो गैस करके हुए आते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एगोनल ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर चेस्ट राइज, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार आपने इमरजेंसी में या किसी ने काम किया हुआ है हॉस्पिटल में तो वो देखा भी होगा। सो राइट आंसर क्या रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉपर एयरवे ओपनिंग इन इन्फेंट इज़ बाय, क्या किसकी बात हो रही है, इन्फेंट की बात हो रही है। प्रॉपर एयरवे ओपनिंग हम इन्फेंट के अंदर कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, सो फुल हेड टिल्ट करके, स्निफिंग पोजीशन बना के, या जो थ्रस्ट ओनली, या न्यूट्रल रहने देंगे पोजीशन को। सो हम कैसे करेंगे, स्निफिंग पोजीशन उसको हम बनाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, स्निफिंग पोजीशन। ठीक है, स्निफिंग पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं, स्निफिंग पोजीशन हम यहाँ कैसे बनाते हैं, एक शोल्डर रोल इधर लगाएंगे, ठीक है, शोल्डर्स के नीचे, और एक हेड रेस्ट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये जो एंगल रहेगा, ठीक है, ऐसे हमारा जो एयरवे रहेगा वो प्रॉपरली क्लियर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन CPR द रिकमेंडेड कंप्रेशन रेट इज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम जो कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्रेशन डेप्थ इन अडल्ट शुड बी। सो जो हमारी डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, अगर इंचज़ में पूछेगा तो कितना रहेगा 2 to 2.5 इंच, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 2 इंचज़ भी देखने को मिलेगा। सो के राइट आंसर क्या रहने वाला है 2 इंचज़। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो क्या रहेगा 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मीन सिस्टमिक सर्कुलेशन टाइम। मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन जो टाइम होता है उसका क्या मतलब होता है, 1 आर्म ब्रेन सर्कुलेशन जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन सिस्टमिक सर्कुलेशन टाइम, ठीक है। मतलब कितने समय के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पेरिफेरल्स, ब्रेन और पूरे कंप्लीट जो सर्कुलेशन होता है वहाँ तक जाके आ सकता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होके, ब्रेन लंग्स ये हार्ट से निकल के और आपका ब्रेन और आपका जो पेरिफेरल्स जो एरिया है वहाँ पर कंप्लीट एक जो साइकिल बना के वापस से अगर हार्ट में आ जाता है, उस कितने टाइम के अंदर वो वापस हार्ट में आता है, उस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसका टाइम क्या रहेगा, इट इज़ अबाउट 24 सेकेंड्स, ठीक है। इट इज़ लेस देन पल्मोनरी सर्कुलेशन टाइम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इंक्रीज इन कार्डियक अरेस्ट, ये सब नहीं रहेगा। सो ट्रू हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, इट इज़ अबाउट 24 सेकेंड्स, ठीक है। और सर्कुलेशन, अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो क्या रहने वाला है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो टाइम रहेगा वो अराउंड 6 सेकेंड, ठीक है। द मेन कोज ऑफ डेथ इन अनकॉन्शियस ट्रॉमा पेशेंट इज़, जो अनकॉन्शियस ट्रॉमा पेशेंट होता है उनके अंदर डेथ होने का क्या मेन कारण रहेगा, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। सो एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोथर्मिया और सेप्सिस। सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो मेन कोज जो देखा जाता है डेथ पेशेंट, अनकॉन्शियस डेथ ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर क्या देखा जाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस की होती है, जो टंग होता है वो क्या हो जाता है, बैक फॉल हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से क्या होती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इज़। इंस्पायरेशन के टाइम पे हमारा जो डायफ्राम होता है उसका फंक्शन यहाँ पे पूछ रहा है। सो वो क्या करता है, मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एलिवेट्स, रिलैक्स फोर्सिबली। सो जो हमारा इंस्पायरेशन के जो टाइम में रहता है डायफ्राम का जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या होता है, मूव डाउनवर्ड, ठीक है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, मूव डाउनवर्ड, ठीक है। अगर डायफ्राम के बारे में और बात करें तो ये क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट मसल रहती है, किसमें, इम्पोर्टेंट मसल रहेगी किसके लिए, इंस्पायरेशन के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट मसल, ठीक है। क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है पहले, सो ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पल्स चेक शुड नॉट टेक मोर देन। अगर आप देख रहे हैं किसी पेशेंट को जो कोलैप्स है, ठीक है, और आप उसकी जो पल्स होती है वो चेक कर रहे हैं, तो उसको हम कितने टाइम तक देखेंगे, 10 सेकेंड्स तक, ठीक है। हम यहाँ पे कौन सी पल्स चेक करते हैं, और कैरोटिड ठीक है। और अगर आप जब पल्स चेक कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिव अगर है और अनरिस्पॉन्सिव है तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे पल्स जो है वो आपकी अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, और ये रेस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा वो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट आप ज़रूर करेंगे ताकि आपको इससे रिवीजन भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडिक्वेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग इज़ कन्फर्म्ड बाय।
अगर पेशेंट जो है हमारा वो एडिक्वेट वेंटिलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीथ, तो उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। पल्स रिटर्न, चेस्ट राइज, SpO2 इंक्रीज, बिकमिंग कॉन्शियसनेस। सो हम कैसे चेक करेंगे उसको, चेस्ट राइज, ठीक है। अगर पेशेंट का अच्छे से चेस्ट राइज हो रहा है तो हम उसको मानेंगे कि एडिक्वेट वेंटिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग इज़, यूनिवर्सल साइन क्या रहने वाला है चोकिंग का, साइनोसिस, क्लचिंग नेक, कफिंग या साइलेंस। सो कमेंट करके आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रेन सेल्स स्टार्ट डाइंग आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट विदाउट CPR, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, जो हमारे ब्रेन्स के सेल्स होते हैं वो कब डाइंग होना स्टार्ट होते हैं, कितने समय के बाद में, अगर आप पेशेंट को CPR नहीं दे रहे हैं। देखो आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है और पेशेंट एक्सपायर हो जाता है ना, डेड हो जाता है, और आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल में आपने सुना होगा कि अगर आप इसको 10 मिनट पहले ले आते हैं तो शायद हम इसको बचा सकते थे। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी भी होगी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब रहता है, अगर हम पेशेंट को CPR नहीं दे रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन जो सेल्स होता है वो कब, कितने टाइम के बाद डाइंग होना स्टार्ट होता है। सो कितना टाइम रहेगा, 6 से 10 मिनट, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, 4 से 6 मिनट के अंदर जो हमारा ब्रेन का जो सेल्स होता है, ब्रेन जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है, डाइंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्यों क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, ठीक है। आपने देखा, एक सुना होगा हाइपोक्सिया, है ना, और एक होता है एनोक्सिया। इसका क्या मतलब होता है, जीरो ऑक्सीजन, ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन टिश्यू, ठीक है। एक होता है हाइपोक्सीमिया, इसका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहने वाली हैं, ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन CPCR क्या होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन CPCR सर्कुलेशन असेसमेंट इज़ डन बाय। सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए CPCR क्या होता है। CPCR क्या होता है, कार्डियक पल्मोनरी सेरेब्रल सर्कुलेशन, ठीक है। CPCR के अंदर हम सर्कुलेशन जो असेसमेंट रहेगा वो किससे करने वाले हैं, पल्स से, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, द सेफेस्ट लोकेशन टू पैल्पेट कैरोटिड पल्सिस, सबसे सेफेस्ट लोकेशन कैरोटिड पल्स को पल्पेट करने के लिए कौन सी होती है, मिड लाइन ट्रैकिया, बिटवीन लैरिंक्स एंड स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ओवर द थायराइड कार्टिलेज और ओवर द क्लाविकल। सो हम कहाँ पे करते हैं, बिटवीन लैरिंक्स एंड स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स जो हमारी होती है उसके बीच में जो हमारे पैल्पेट करने को मिलती है वो हमारी क्या रहेगी, सेफेस्ट लोकेशन रहेगी, ठीक है। किसको पैल्पेट करने की बात हो रही है, कैरोटिड पल्स को। देखो ये हमारी होती है सेफेस्ट पोजीशन, ठीक है। ये कहाँ होती है, लैरिंक्स और SCM जो हमारी मसल होती है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जो हमारी मसल होती है उसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्डियक अरेस्ट इज़ डिफाइंड एज। सो कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे किससे डिफाइन हो रहा है, पल्स मोर देन 40 पर मिनट्स, नो डिटेक्टेबल पल्स, पल्स लेस देन 20 पर मिनट और सडन हाइपोटेंशन। अगर यहाँ पे पल्स डिटेक्ट ही नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एगोनल ब्रीदिंग इंडिकेट्स, जो हमारी एगोनल ब्रीदिंग होती है वो क्या इंडिकेट कर रही होती है, गुड ऑक्सीजनेशन, एडिक्वेट वेंटिलेशन, कार्डियक अरेस्ट या नॉर्मल रेस्पिरेशन रिदम। सो यहाँ पे क्या क्या इंडिकेट करती है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। जो कार्डियक अरेस्ट रहने वाला है वो क्या कर रहा है,
एगोनल जब ब्रीदिंग होती है तो उसमें क्या रहता है, इंडिकेट क्या करता है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग CPR सक्सेस इज। CPR के अंदर सबसे अफेक्टिंग जो फैक्टर होता है वो कौन सा रहने वाला है उसके सक्सेस के अंदर। ठीक है, IV कैनुलेशन, अर्ली डिफिब्रिलेशन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ CPR या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। देखो, अगर पेशेंट हमारे पास में जल्दी आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहेगा वो हम उसको नाम देंगे। ठीक है, पेशेंट अगर टाइम से आ जाएगा हम उसका जो CPR है वो अर्ली इनिशिएट कर पाएंगे और पेशेंट की जान यहाँ पे बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सो राइट आंसर क्या रहने वाला है, आंसर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन अनकॉन्शियस पेशेंट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ। जो हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होता है किसके अंदर, अनकॉन्शियस पेशेंट की यहाँ पे बात हो रही है। सो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स, मसल टोन या गैग रिफ्लेक्स। देखो, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर वो किसकी वजह से होता है, मसल टोन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इज़। कार्डियक आउटपुट का मेन डिटर्मिनेंट क्या रहने वाला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, प्रीलोड ओनली, आफ्टर लोड ओनली, रेस्पिरेटरी रेट। सो कार्डियक आउटपुट का क्या रहेगा यहाँ पे, मेन डिटर्मिनेंट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो कितना रहता है, 70 ml, और हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, इंटू 72 ml। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेना, मुझे भी बता देना कैलकुलेट करके कमेंट में। ठीक है, कमेंट करके मुझे भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। अगर ट्रीटिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है किसमें, अनकॉन्शियस पेशेंट में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अचेत रोगी में एयर ऑब्स्ट्रक्शन का पहला उपचार क्या है। सो क्या रहेगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट, चेस्ट कंप्रेशन, बैक ब्लोज, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट या रिमूव डेंचर्स। सो हमारा सबसे पहला क्या रहेगा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने का मेन पर्पज़ क्या रहेगा हमारा, इम्प्रूव एयरवे सर्कुलेशन। ठीक है, मेन पर्पज़ क्या रहेगा हमारा, इम्प्रूव एयरवे सर्कुलेशन का, किसके लिए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। सो हम क्या करेंगे, एयरवे जो हमारा है उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, और उसको हम ओपन कैसे करेंगे, कौन सा मैनूवर लगाएंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके हम उसको क्या करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपोक्सिया कोजेज। क्या कोज करता है हाइपोक्सिया हमारा यहाँ पे, ब्रेडिकार्डिया। और हाइपोक्सिया का क्या मतलब बताया था, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो, अर्ली रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया इज इक्वल टू ब्रेडिकार्डिया स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर more. Thank you for watching.